Hi everyone, I am Dr. Amit Kumar Khare, Associate Professor, Department of Business Management, School of Management Sciences, Lucknow. I am going to teach you the next lecture on international business management, that is nature of and scope of international management, driving and restraining forces. What are the international nature, scope and इंटरनेशनल मैनेजमेंट ड्राइविंग एंड स्टीयरिंग फोर्सेस। हम जब भी ये बात करते हैं नेचर की, तो हम ये जानने की हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किस देश में जा रहे हैं, किस कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं और किस कस्टमर बेस पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा जो है बिजनेस रिस्पांस मिलेगा। हमारा उसका स्कोप क्या होगा, हम क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे ले जा सकते हैं, और इन सब चीज़ों में जो हमको चीज़ें हेल्प करेंगी वो होगी ड्राइविंग फोर्सेस। वो ड्राइविंग फोर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा वहाँ का जो टैरिफ्स है, वहाँ जो कस्टम ड्यूटी है, और उस देश में हम जो भी प्रोडक्ट अपने सेल करने जा रहे हैं उसका वहाँ पे कस्टमर बेस क्या है और कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या है, everything is depend on that. So one by one I will discuss with you the nature, scope and of international business management, driving and restraining forces. What is international business nature? हम जैसे अपने नेचर को जानते हैं कि मान लीजिए कोई बहुत हंसता है, कोई बच्चा बहुत खुश होता है, कोई पढ़ने में उसका मन देर से लगता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। उसी तरीके से हम जब डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो हम अपने देश में हर चीज़ हमारे लिए रीचेबल होती है, हर चीज़ हम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देश के बाहर जा रहे हैं और देश के बाहर जाके अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि कभी भी कोई देश में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, इकॉनमी की प्रॉब्लम आ सकती है, जीडीपी की प्रॉब्लम आ सकती है, और कस्टमर प्रेफरेंसेस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जब भी हम ये बातों का ध्यान देते हैं तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉलिटिकल रिस्क है, जो कि हर देश का अलग सिस्टम है, अलग उसका फेडरल सिस्टम है, अलग उसके कस्टम रूल्स हैं, अलग उनका जो है सिस्टमेटिक सेटअप है। और ये जो सिस्टमेटिक सेटअप है वो बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हैं। तो ये हमने जो पहला पॉइंट बताया बहुत हाई रिस्क जोन होता है। सपोज़ आपने अपना एक कंसाइनमेंट इंडिया के बाहर भेजा और उस देश में सिविल वार हो गई, तो वो आपका कंसाइनमेंट नहीं बिकेगा। लेकिन देयर आर सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच वी कैन सेल दैट प्रोडक्ट, बट दिस इज ए नेक्स्ट ऑर्डर यू विल नॉट गेट। सो always remember one thing in your mind, that international business nature is highly risky. So this risk is जो है वो हमको डोमेस्टिक बिजनेस से अलग करती है। डोमेस्टिक बिजनेस में ऐसा नहीं है, अगर हमने अपना प्रोडक्ट तमिलनाडु में बेचना चाहा, नहीं बिका तो हमने उसको बंगाल में बेच लिया। क्योंकि हमारी जो कस्टमर प्रेफरेंसेस है आलमोस्ट सेम है, हमारा रहने खाने का तरीका, हमारा सिर्फ हमारे मौसम में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन बाकी चीज़ें लगभग सेम है। तो हम ये जो हाईली रिस्क वाला जो पॉइंट है ये डोमेस्टिक में अप्लाई नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है लार्ज स्केल ऑपरेशंस होता है, कभी भी छोटा कंसाइनमेंट नहीं जाएगा। अगर अभी मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा बाद में कि आपका कंटेनर लोड जाता है, एक कंटेनर जो होता है वो फुल कंटेनर 16,000 kg का होता है। अब आपने रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और वो वहाँ पे जाके उसका फिनिश प्रोडक्ट बनना है। प्रोडक्शन यूनिट और मार्केटिंग यूनिट तैयार बैठी है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने और सेल करने के लिए, बना के बेचने के लिए। लेकिन आपका
जो है पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं है आइदर इन योर कंट्री और इन दैट कंट्री, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और फंड अवेलेबिलिटी, जब भी हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपने देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट को ले जाते हैं, तो जो हमारी ऑपरेटिंग कास्ट आती है वो हमारे पास एडवांस में होनी चाहिए। और जब भी ये प्रोडक्शन यूनिट हम लगाएंगे तो हमारे पास उस देश में फ़ंड होना चाहिए या हमारे देश में उसका फ़ंड होना चाहिए, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को बना के और एक्सपोर्ट कर सकें। और कभी भी ये प्रोजेक्ट छोटे नहीं हो सकते हैं। अगर आप क्लोथ लेंगे तो बिग प्रोजेक्ट होगा, अगर आप अपैरल लेंगे तो भी होगा, अगर आप जो है वो फार्मास्यूटिकल में जाएंगे तो भी बिग प्रोजेक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन में तो बिग होता ही है। तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस को जब हम जान जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना आसान है, लेकिन रिस्की हमेशा रहता है। रिस्की सिर्फ दो वजह से होता है, या तो उस देश का इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम आ गई, या वहाँ का पॉलिटिकल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अच्छा नहीं है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया में कि हम अलग अलग देश में अलग अलग भाषा से जाने जाते हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट को जो भी लेबलिंग करनी है, जो भी हमें उसका सेटअप करना है, वो सिर्फ उसी लोकल लैंग्वेज में करना है जो कस्टमर के लिए इजी होगा। और हमें उनके कल्चर को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे हम अपने देश में अगर विंटर के कपड़े बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? हम अपना जम्मू कश्मीर में बेच सकते हैं, हम अपने लद्दाख में बेच सकते हैं, हम अपना जो है उत्तराखंड में बेच सकते हैं। लेकिन हम ये जाड़े के कपड़े ऑल द 12 मंथ और अपने किसी स्टेट में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरीके के मौसम होते हैं। सो डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस। द prospect of international business always depends on the competition in that country with that product and that particular company which is already existing in that country. The excessive competition with the company. What is excessive competition? You take the example of Sony. Sony is making its product in Malaysia, for example in Malaysia. Although they are in China also, but they are making their product in Malaysia, and their operating cost for the India is less than the operating cost to the South America or Europe because of logistic cost. So, and Samsung has almost manufacturing unit in almost all countries. So, when you are going for a particular product, you will face a excessive competition to place your product highly affordable to the in that particular country and with customer preferences. Technology and upgradation are significant. These are the two tools which are applied in every sector of the export and import. If you have a upgraded technology, then you will be a winner in the market, because you are adopting the customer preferences, the particular market preferences, and always you are using a upgradation in your manufacturing unit. These are the points which are involved in as a advantage to the countries. Controlled by multinational, all the business are controlled by the multinational companies as well as transnational companies. I will explain later on the multinational company in detail. So, when we go for these prospects, we have a one advantage of giving employment to the home country as well as to the country where we are going to promote our product. So, हम जो हैं वो नौकरी अपनी देश में भी लोगों को, स्किल्ड लेबर को दे रहे हैं, और जब हम इसको प्रमोट करने जाते हैं
तो हम उसके टेक्निकल नो हाउ को बताने के लिए कस्टमर को हम वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और इससे हमारा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी का बढ़ता है। तो अल्टीमेटली हमारा अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी भी होता है। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हर क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली you have to make a new product development in your existing product, or you may launch a new product in that particular market, so you can catch the market very fast in that particular country. और जब हम ये सारी बातें करते हैं एक्सेसिव कंपटीशन की और कंपटीशन विद द कंपनी की, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की, एडवांटेज की, और हमारा जो उस देश से एडवांटेज है उससे, और हमारा कंट्रोल हम करते हैं इन सबको मल्टीनेशनल कंपनी बना के। मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके देश में यूनिलीवर और कोका कोला। दे हैव ए ऑफिस इन देयर home country, and from home country they are opening their office in various countries wherever they want to manufacture and promote their product in international market. So employment जो होता है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, और बिना स्किल्ड लेबर के हम कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोडक्ट किसी भी देश में जाके डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो जो हमारा एम्प्लाई है हमारे डोमेस्टिक कंट्री में, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, अपग्रेडेशन होता है। जो कस्टमर प्रेफरेंसेस है वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करते हैं और न्यू प्रोडक्ट को बाई करते हैं। स्कोप क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, कि हम जा रहे हैं और हमारे पास क्या स्कोप है, हमारे पास क्या संभावनाएं हैं कि हम क्या बेचेंगे और हम क्या नहीं बेच सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो बहुत ब्रॉडर होता है। आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी देश के मार्केट में जाइए, आपके पास कोई ना कोई वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी ज़रूर, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप इनकैश करेंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर प्रेफरेंसेस पे ही होता है। ये इन्वॉल्व होता है स्कोप मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट से। मार्केटिंग में हम जो है वो नीड, वांट, डिमांड एंड डिज़ायर ऑफ द कस्टमर देखते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखते हैं, हम उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, और हम उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं, तभी हम जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। या हम अपने देश में किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को उसी प्रांत में लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है और हमें स्किल्ड लेबर की बहुत आयत है। तो इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस एज द कंट्री यूज टू एक्सपोर्ट। अगर हम किसी भी देश में जाके प्रोडक्ट को सिर्फ प्लेस करेंगे थ्रू एक्सपोर्ट एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और लोकल बायर्स, तो ही ट्रेड नहीं होगा। हम उस ट्रेड को ले जाके दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग करके भी कर सकते हैं। तो हमें एक्सपोर्ट करना है सभी ग्लोबल कंपनीज़ को, और वो ग्लोबल कंपनी का हमारे पास ये बायर प्रेफरेंस होना चाहिए कि हमें किस देश में विंटर के क्लोथ ज़्यादा बेचने हैं, किस देश में जाड़ा कम पड़ता है तो हमें वहाँ गर्मी के क्लोथ को बेचना है। जब हम ये प्रोसेस में आते हैं तो मेरे पास बहुत सारे देश का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बहुत सी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लेकिन वो हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ही देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे ग्लोबलाइजेशन पे, इंटीग्रेटेड मार्केट पे, ग्लोबल इकॉनमी पे, और जब हम उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारा जो मोर कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व, तो जो मोर कंट्रीज़ हैं उनके बायर प्रेफरेंसेस को हम कैच करके अपना स्कोप जो है पूरा कर सकते हैं। और ये जैसा हर पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस में हमेशा आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का
एक मौका होता है। आपको हर तरीके का स्किल्ड लेबर चाहिए, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो। सो हम ये सारी चीज़ें इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप से ही प्रोडक्ट बनाएं। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी हो सकता है, और एफडीआई में हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाउ वी विल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट टुगेदर एंड हाउ वी विल प्रमोट इट इन द वर्ल्ड मार्केट। सो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, देश तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, और हमारा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकता है। और हम जो हैं वो सिर्फ सर्विस के लिए भी एफडीआई कर सकते हैं कि भाई मैं आपका ये प्रोडक्ट अपनी कंट्री में इस तरह से बेचूंगा और हम आपको इतना जो है वो फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं और आप अपने देश में ये चीज़ें हमारे लिए बनाइए। तो उसको हम अभी हम और चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ओनली। व्हाट इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट? आपको एक लाइसेंस मिल गया और आप उसको बना रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100%, और आपका कोई भी मटेरियल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जाएगा, एक्सक्लूसिवली उसी कंट्री के लिए जाएगा, उसी कंपनी के लिए जाएगा जिसके थ्रू आपने एफडीआई इंडिया में लाए हैं। और जब ये सारा प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम एफडीआई ज़्यादा प्रमोट करें, और हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जितना ज़्यादा एनहांस करेंगे, जितना ज़्यादा उसकी प्रेजेंस को अपने बिजनेस में बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा मेरा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इंटरनेशनल बिजनेस स्कोप जो है वो क्या है? इट इज़ नथिंग बट ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉर द मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। द इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस एज द कंट्री यूज टू एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भी होता है, और अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो दैट पर्टिकुलर कंट्री विल एक्सपोर्ट यू, देन यू विल इम्पोर्ट। So more countries are involved, the more employment are involved, the more employment generation are involved, the more FDI you can attract, and the more foreign exchange you can get. The multinational companies are producing their product in home countries and marketing them to foreign countries. Why they are doing this? To reach particular customer immediately as and when they require the product of your company. So, multinational companies, what is the basic fundamental of these multinational are, they are nothing but a multi-domestic. In one term you can understand the multi-domestic. So, wherever they are, like in China McDonald is there, in India McDonald is there, in Africa McDonald is there. So, they are behaving like a domestic company, but they are a multinational company. The more export will take place, the more scope foreign exchange will come. अगर हम किसी भी देश में जाके सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम रॉ मटेरियल का भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी सर्विस सेक्टर का भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो हैं उनको अपने एफडीआई के लिए भी बोलते हैं कि भाई हम आपके यहाँ जो है आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो हमारे थ्रू आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, और हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे एक्सक्लूसिवली हम ही बेचेंगे उसको। तो ये मोर एक्सपोर्ट विल टेक प्लेस, द मोर स्कोप फॉरेन एक्सचेंज विल कम। तो स्कोप क्या होगा कि जब भी हम किसी देश में जाते हैं और उस बायर प्रेफरेंसेस से हमें न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को लाने में आसानी होती है, और हम उसको आप उस देश से अपने देश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू स्किल्ड लेबर एंड थ्रू डेवलपमेंट। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को लाते हैं तो हमारे जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होता है, और हमारे बिजनेस का स्कोप बढ़ता है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल कम टू होम कंट्री। वाई दे आर कमिंग? बिकॉज
they have a very high cost labor, they have a very high cost raw material, they have a very high cost manufacturing plants. So, they always tries to manufacture their goods in the country like developing country like India, where we can easily manufacture with low paid skilled labor and high technology transfer, and also with the latest technology available in the world. So, in this process हमारा जो देश का स्किल्ड लेबर है, हमारा जो इस देश का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारे इस देश का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा डेवलप होता है और अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव करती है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और प्रोडक्ट का प्रमोशन हम उन कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। अब यहीं पे एक टर्म आता है ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल का सबसे अच्छा एग्जांपल है टोयोटा। टोयोटा, व्हाट टोयोटा इज़ डूइंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग कार in almost all the countries in the world. So, they always give preference to the customer कि हमें इंडिया में रोड कैसी है, हमको कैसी कार चाहिए, अफ्रीका में कैसी है, कैसी चाहिए, यूएस में कैसी है, या पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को किस तरीके की कार चाहिए। तो वो ट्रांसनेशनल कंपनी जो होती है उनका कोई एक ऑफिस नहीं होता है, उनका हर देश में एक ऑफिस होता है और उससे वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट अपना बिजनेस करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि अलग अलग देश के बायर प्रेफरेंसेस से हम अलग अलग देश का एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं और इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम जो है वो डिफरेंट मार्केट में भी क्रॉस करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया और आपको एशियन कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट करना है, तो एशियन कंट्रीज़ विल ऑलवेज wanted to buy that product, the product has been made as per the preferences of Indian customer. तो इसमें कोई समस्या विशेष नहीं आती है, लेकिन आप एशिया से जब बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस आएगा। तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट करते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो हमारा कंपनी से कंपनी, देश से देश में हो सकता है और उससे हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग पुल फोर्सेस, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ए टाइप ऑफ फोर्सेस which are involved for the growth of the customer, the growth of the company, the profitability of the company, the risk present in that particular country, the investment opportunities, the investment fund you have, and the more job creation, the more investment and the more upgradation of society. What is pull forces? Through which we can understand the international business process. What is the driving pull forces? You go to a particular market and there is no growth. So, if you promote your product, nobody will buy. So, your profitability will be less and risk will be more. So, your investment opportunity will be nowhere. आपके यहाँ जो भी ग्रोथ होगी वो तभी होगी जब हम उस ग्रोथ को प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। और जॉब तो क्रिएशन होता ही होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। मोर इन्वेस्टमेंट होगा, मोर अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी होगी। एंड पुश फोर्सेस, द प्रेशर टू डोमेस्टिक मार्केट टू टैप फॉरेन मार्केट। ये हमारा एक जरिया है कि हम यूनिक प्रोडक्ट सर्विस को लाते हैं, उस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन करते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करते हैं, और अबव ऑल
हम जो है जो कंपटीशन करते हैं वो अपने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट से करते हैं। तो फॉरेन मनी जो है वो इस प्रोसेस में आती है, या हमें इंपोर्ट करना है तो हमारे यहाँ से जाएगी। मोर चॉइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। ओके। एंड इंटरनेशनल बिजनेस स्टेरिंग फोर्सेस आर restraint forces slow down progress of the company like tariff, custom, etc. Culture of the company must be international vision. What is international vision? The buyer preferences, the competition with the host company. The host company is that आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरा भी वही बना रहा है और दोनों एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं, तो आपको अपना प्राइस, अपनी क्वालिटी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना लॉजिस्टिक बिल्कुल प्रॉम्प्ट रखना है, नहीं तो आप अपने डोमेस्टिक कंपनी से ही हार जाएंगे अपने देश में। कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंपनी, विद इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इंटरेस्ट होता है कि मेरे यहाँ ये प्रोडक्ट बहुत हुआ तो हम इसको एक्सपोर्ट करें, और आपका हुआ कि हमारे यहाँ भी हुआ तो हम एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट विल अफेक्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ड्यू टू ideological differences, some nations do not do business. War and terrorism are major problem. National control due to domestic pressure. Product costs are more. Raw material profit availability. New rules and regulations and custom rules and tariffs are the differences. The technology, the foreign FDI, the foreign exchange, the competition, the merchant, the distributor, all are the route through which we are doing the business. So, international business strategies are also involved in the whole process. What is international business strategy? These are the global strategy, transnational strategy, international strategy, multi-domestic strategy, multinational strategy and domestic strategy, economic strategy and foreign policy. अगर आप किसी भी देश में जाएंगे तो उस देश की अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, उस देश का अगर एजेंडा जो है वो बिजनेस का नहीं है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आपको वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट उस कंट्री को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है वो फिक्स नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क है, और ये फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपके टोटल इकोनॉमिक सिनारियो को डिस्टर्ब कर देगी, और आपका जो बिजनेस का एजेंडा है टू गेट मोर रेवेन्यू वो वहीं क्रैश कर जाएगा। तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो होती है वो उस देश की पूरी फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करती है। अगर हम कमज़ोर हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे चले जा रहे हैं, बायर हमारे पास है नहीं और हमने इंपोर्ट कर लिया इंडिया से और उसके बाद पेमेंट रोक दिया, तो हमें फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही माइन्यूटली रीड करना पड़ेगा, सो दैट द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी हम अपनी ऐसी बनाएं कि हमारा प्रोडक्ट अगर उस देश में जाता है तो वो वहाँ पे बिके जरूर। व्हाट इज़ डोमेस्टिक स्ट्रेटजी? डोमेस्टिक स्ट्रेटजी वो उनके देश की ही होगी और आपको उसको पहले से प्लान करना पड़ेगा पूरा डेटा लेके, और उस हिसाब से ही बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक में दो पॉइंट आते हैं, या तो बायर प्रेफरेंसेस नहीं सही है, या वो मार्केट उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। अगर मार्केट इकॉनमी पूरी कोलैप्स कर गई है तो फिर आपको उनके जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं की बात को मान के ही डोमेस्टिक स्ट्रेटजी जो भी वो बनाते हैं उससे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। और एक हमारा मल्टीनेशनल स्ट्रेटजी होती है कि मेरा एक ऑफिस है से सिंगापुर में, और हमने अपना पूरा व्यापार जो है पूरी दुनिया में बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद उस व्यापार को हम अलग अलग देशों से पूरा कर ले रहे हैं। सपोज़ कीजिए हमारा अफ्रीका में कम रेवेन्यू आ रहा है तो हम अफ्रीका का रेवेन्यू यूरोप से पूरा कर लेंगे, यूरोप का रेवेन्यू साउथ अमेरिका से पूरा कर लेंगे। बट मल्टीनेशनल स्ट्रेटजी में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि किस देश में कौन सा प्रोडक्ट और किस समय और ऑन द स्पॉट आप अवेलेबल करा सकते हैं। मल्टी डोमेस्टिक का एक तरीके से आप समझ लीजिए कि डोमेस्टिक ही कंपनी होती है जो कि मल्टीनेशनल यानी फॉरेन कंट्री द्वारा कंट्रोल की जाती है,
और मल्टीनेशनल कंपनी में और ट्रांसनेशनल कंपनी में एक अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि मल्टीनेशनल जो है वो किसी भी देश में जाके कोलैबोरेशन कर सकती है, लेकिन ट्रांसनेशनल ऐसा नहीं करती है। वो अपना, जैसे नेस्ले है, ठीक है, और अपना टोयोटा है, ये दोनों किसी से कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, ये अपने ही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी हम क्या बनाते हैं कि हम किसी भी देश में काम कर रहे हैं, आइदर थ्रू मल्टीनेशनल स्टाइल और थ्रू ट्रांसनेशनल स्टाइल। लेकिन जब हम ये इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बनाते हैं तो यहाँ पे कभी भी ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम ये एक तरह से ग्लोबल स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ग्लोबल स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं? ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकॉनमी के लिए और वर्ल्ड ग्लोबल इंटीग्रेटेड बिजनेस के लिए, और वही अल्टीमेटली ग्लोबल स्ट्रेटजी होती है। और ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसमें ये चीज़, हर चीज़ डिटेल में हमेशा दी होती है। वो किसी भी आप देश में जाएंगे और किसी भी देश में जानेंगे। थैंक यू।